ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक आरएसएस का ही संगठन है, जैसे कभी शिवसेना भी हुआ करता था। तो आप भी हो गए एजेंट। अगर ये सीआरपीएफ के जो गनमैन कमांडोज बैठे हैं मेरी सिक्योरिटी में हो तो 100% मैं भी अमित शाह जी का मतलब वो बन गया। अब नहीं, मैं अब बुरा शब्द अपने लिए तो कर सकता हूँ ना, उनका कुत्ता बन गया मैं भी। तो ये ओवैसी साहब और इनके लोग जो हैं बुरा क्यों मानते हैं इस बात का, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। क्योंकि कोई तो आधार होता, आप ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे। अरे तो मैं कोई उनको चोर थोड़ी कह रहा हूँ भाई, इस देश की रूलिंग पार्टी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का उनको बोल रहा हूँ मैं, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि शायद हमारे वोट से ये बेगुना साबित हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, ये धोखा है सबसे बड़ा। पुलिस का कितना आंखें बंद करके सपोर्ट, जबकि रूलिंग पार्टी उन दोनों को आतंकवादी बता रही है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जो इलेक्शन कमीशन है एक एक चीज़ पे, एक छोटे चीज़ पे सवाल करेगा, इनको रोज मीटिंग की परमिशन मिल रही है। तो ये पूरी कम्युनिटी से गद्दारी करके, को धोखा देके, बेगुनाहों को, बाकियों को फांसी के रास्ते पे डाल के एक आदमी को बचाने की डील, क्या ईमानदारी का काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। वो ताहिर हुसैन साहब को जिताने के लिए थोड़ी लगे हुए हैं, या शिफाउर रहमान साहब को जिताने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। वो इनको आतंकवादी दिखा के और उनको पोलराइज करने के लिए, जो बीजेपी और आरएसएस के कार्डर वोट्स हैं उनको पोलराइज करने के लिए। केमिस्ट्री देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना बेतकल्लुफी है। मुझे किसी आरएसएस वाले से ऐसे बात करते दिखा दो, उसी दिन मैं कह रहा हूं कि पूरा देश के जितने भी अम्बेडकरवादी हैं मुझे आरएसएस का एजेंट घोषित कर दें। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन अपने शबाब पर है। लगातार रैलियां हो रही हैं, तमाम पार्टियों के जरिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है। इस दरमियान अगर एज ए मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाके की बात करें तो उसमें 2 सीटें काफ़ी हॉट इस टाइम बनी हुई हैं। एक है ओखला विधानसभा और दूसरा है मुस्तफ़ाबाद विधानसभा, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के लोग ख़ास तौर से ताहिर हुसैन को लेकर जिस तरह का हंगामा कर रहे हैं और पुतले जलाए जा रहे हैं उसके, और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो अमातुल्ला खान हैं या फिर मुस्तफ़ाबाद की अगर बात करें वहाँ पर कांग्रेस के या फिर आम आदमी पार्टी के हारते हुए नज़र आ रहे हैं और बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि ये पूरी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो ओवैसी साहब ने आरएसएस और संघ के साथ मिलकर के रची है। हम उनसे इस पूरे मामले पर बात करेंगे और बात करने के दरमियान ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पर ये बात कर रहे हैं, क्या आधार है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई मैं बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन तो कर नहीं रहा हूँ, ये तो अब जग जाहिर बात है। हाँ, मैं जो भी बात करता हूँ सबूतों के और तथ्यों के और फैक्ट्स के और लॉजिक के आधार पे बात करता हूँ, तो ये कह सकते हैं। लेकिन ये बात तो अब सबको पता ही है कि ओवैसी साहब एक, जैसे आरएसएस की बहुत सारी संगठन है, एक बीजेपी भी आरएसएस का ही संगठन है, उस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक आरएसएस का ही संगठन है, जैसे कभी शिवसेना भी हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे संगठन होते थे। तो ये इसमें कोई मतलब इसमें कोई बुरा क्यों मानते लोग, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मतलब आरएसएस कोई उस तरीके से क्या हम लोग ही तो उसे बुरा मानते हैं, बहुत सारे लोग आरएसएस को भी अच्छी जमात मानते हैं। तो ये ओवैसी साहब और इनके लोग जो हैं बुरा क्यों मानते हैं इस बात का, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। हमारी तो उनसे दुश्मनी है, आरएसएस वालों से क्यों है, और लिमिटेड दुश्मनी है। क्योंकि कोई तो आधार होता, आप ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे। अरे तो मैं कोई उनको चोर थोड़ी कह रहा हूँ भाई, इस देश की रूलिंग पार्टी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का उनको बोल रहा हूँ मैं, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, ये बताओ आप मुझे ये नहीं समझ में आई आज तक बात। मुसलमानों का मसीह आरएसएस का एजेंट कैसे हो सकता है? अब कैसे हो सकता है, यही तो, ये आपने ऐसा सवाल कर दिया जिसमें आप बहुत शार्प आदमी हैं, जिसमें हर सवाल का जवाब है, हर मुसीबत का जवाब ही यही है। आरएसएस जो मुसलमानों का मसीहा आरएसएस का कैसे हो सकता है, यही इस सवाल का सवाल भी है और यही इसका जवाब है। अगर आरएसएस जो मुसलमानों का मसीहा है वो आरएसएस का एजेंट होगा, जब ही मुसलमानों का वो हाल होगा जो इस वक्त है, वरना नहीं हो सकता। अगर मसीहा जो आरएसएस का एजेंट नहीं होगा तो मुसलमानों का हाल हो ही नहीं सकता। अब या तो वो मसीहा नहीं है, बाकी आप सुन लो और समझ लो, वो मसीहा ना हो के वो जल्लाद हैं मुसलमानों के, तब तो समझ में आती है। आरएसएस के तो वो एजेंट हैं, उनके एक तरीके से हैं वो, मुझे कोई शक और शुबा
लेश मात्र भी नहीं है। जिसको मुझसे सबूत चाहिए और लॉजिक चाहिए वो ले लो। दो मजलूम मुसलमान जो पिछले 5 साल से सलाखों के पीछे हैं, उनको इलेक्शन लड़वा रहे हैं, वो CA NRC में एक शफीउर रहमान और दूसरे जो है ताहिर हुसैन, जिनके ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप है। तो आप कैसे इस तरह का आरोप लगा सकते हैं? और मुसलमान बढ़ चढ़ करके जो है उनके साथ हैं, इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, जामिया कम्युनिटी पूरा उनका इलेक्शन लड़ा रही है, और कहीं ना कहीं अमातुल्लाह बैकफुट पर नज़र आ रहा है। नहीं देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये दोनों ही लोग पूरी तरीके से बेगुनाह हैं। इन्होंने कुछ भी गुनाह नहीं किया, कुछ भी अपराध नहीं किया। और इन दोनों को ही, ताहिर हुसैन साहब को भी और शिफाउर रहमान साहब को भी, दोनों को बिल्कुल बेगुनाह थे और फंसाया गया। RSS और BJP ने साजिश करके फंसाया है 100%। किसी को कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब ED और CBI मैं आपको एक MGR है यहाँ पे जिसका दिल्ली एयरपोर्ट है, उसका एग्जांपल देके समझाता हूँ। हर बार मुसलमानों का एग्जांपल नहीं देना चाहिए। वो बहुत बड़े एयरपोर्ट्स बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत संचालन कर रहे हैं, वो संचालन भी कर रहे हैं। एक ED है, एक इनकम टैक्स है। उन्होंने जाके MGR साहब के ऑफिस में रेड कर दी और उसके तुरंत वो अडानी ने एयरपोर्ट ले लिया। आप दिल्ली पे जाओ, अब अडानी का एयरपोर्ट है ना, कितने सारे एयरपोर्ट इस तरीके से, कितने सारे पोर्ट इस तरीके से ले लिए। अब MGR साहब अच्छे बुरे जैसे भी बिजनेसमैन है उसमें भी नहीं जाता, लेकिन वो मासूम और मजलूम तो थे ना, वो कोई अडानी को अपना वो बेचना तो नहीं चाह रहे थे। तो भेजा किसने? अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने। किसके थ्रू भेजा? इनकम टैक्स और ED को भेजा। तो इनकम टैक्स और ED को ही भेजते हैं या वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजने की शक्ति रखते हैं? ये बात सोच लीजिए। ओवैसी साहब को भी तो भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते? अब इन दोनों मजलूमों की बात देख लीजिए। उनकी दोनों की वाइफ जो हैं, दोनों की बीवियां जो हैं वो पर्दा नशीन औरतें हैं। उनका एक तरीके से उनको पब्लिक डोमेन में लाए। वो क्या कह रही हैं उसको देख के मेरा दिल फट जाता है कि किस तरीके से ओवैसी साहब ने उनको बेवकूफ़ और गुमराह किया, और वो खुद भी इस तरह की घुमा फिरा के बात बोल रहे हैं। लोग इन्हें वोट दे दो और ये बाहर आ जाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं ना, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि शायद हमारे वोट से ये बेगुनाह साबित हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। ये धोखा है सबसे बड़ा, और ये धोखे का छोटा हिस्सा है, ये साजिश का छोटा हिस्सा है जो हो रही है। उन्हें कोई ये 2 सीटें जितवाने हरवाने में ओवैसी साहब का 0% भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनको। जो ये मशीनों के जरिए इलेक्शन जीतेंगे ना, RSS और BJP के लोग, अगर 20% वोट भारी पड़ गए, जो झूठे नकली वोट पड़ते हैं EVM के जरिए से, तो उसका एक इन्होंने बहाना तलाशना है। और जो अपने वोट इनसे निकल के भाग रहे हैं, जैसे अभी ये कुंभ मेले का भी हो गया ना, तो बहुत सारे इनके जो काडर वोट भी है ना, वो भी नाराज़ हैं इनसे कि ये कौन सा अमृतकाल हमें दे दिया मोदी जी ने। तो अब उनको कंसोलिडेट करने के लिए, जिनके ऊपर झूठे आतंकवाद, अभी इन दोनों को आतंकवादी तो बताया जा रहा है ना, एक ही FIR में दोनों मुलजिम हैं, ये वही आतंकवाद की। एक अंकित शर्मा का भी झूठा मर्डर का केस उनके ऊपर लगाया गया, और एक और भी बहुत सारे केस लगाएंगे, लेकिन हैं दोनों आतंकवादी RSS और BJP की नज़र में, हमारी नज़र में बेगुनाह और एक्यूज्ड, आरोपी। तो अब जो वोट उनसे निकल के भाग रहा है, उनका कार्डर वोट, उसको इकट्ठा करने के लिए, और जो मशीनों के ज़रिए वोट चुराए जाएंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए, ताकि हम लोग और दुनिया ये सोच सके यार ये पोलराइज कर दिया इन्होंने, ओवैसी साहब ने RSS के साथ मिलके, इसलिए दूसरी सीटों पे फ़ायदा हो गया। ये इस काम के लिए खड़े हुए हैं। अब आप मुझे ये बता दो, ये 100% नहीं मिलेगा क्या? आप मुस्तफ़ाबाद में चले जाओ और आप ओखला में चले जाओ, पुलिस का कितना आंखें बंद करके सपोर्ट, जबकि रूलिंग पार्टी उन दोनों को आतंकवादी बता रही है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप कांग्रेस का कैंडिडेट हो या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हो, ओखला के भी और वहाँ के जाके देख लो। पुलिस और जो इलेक्शन कमीशन है, एक एक चीज़ पे, एक एक छोटे छोटे चीज़ पे सवाल करेगा। इनको रोज़ मीटिंग की परमिशन मिल रही है, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। आप जाके सब देख लें, आतंकवादी RSS की नज़र में इलेक्शन लड़ रहे हैं और पुलिस उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है, और हम सब लोग बेवकूफ़ हैं। तो मैं, जैसे अतीक अहमद साहब की फैमिली को मैं बता रहा था, मेरे पास आए थे वो भी लोग, और जो
मुख्तार अंसारी साहब की फैमिली भी मेरे से बात हुई थी, तो मैंने उन्हें बताया था कि आप लोग जो ये किसी भी तरीके से इनके चक्कर में पड़ रहे हो ना, आरएसएस और बीजेपी वालों के, अतीक अहमद साहब भी पढ़े थे और मुख्तार अहमद साहब भी पढ़े थे, उनका बेटा अभी भी उनके गठबंधन में है। मैंने ईमानदारी के साथ दर्दमंदाना और उनकी हमदर्दी में यह दिया था कि ये आप अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और यही मैं सलाह दे रहा हूँ शिफाउर रहमान को भी साहब को, और मैं सलाह दे रहा हूँ ताहिर हुसैन साहब को भी, कि बिल्कुल भी आप अतीक साहब को और मुख्तार अंसारी को याद कर लो, बिल्कुल भी इनसे बात ही करोगे तो आपको मरवाएंगे। और ये ओवैसी साहब को छोड़ देंगे क्या, जब इनका ये मतलब इनको डोरमैट की तरह या जिस भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और डील तो ये हुई है ना, अभी आप भी कह रहे थे कि बाहर आ जाएंगे, चाहे हारें चाहे। मैं उसी के अब हारे या बीजेपी जीते की बात उसी का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अतीक अहमद साहब से क्या वादा हुआ था, उन्होंने भी की थी ना, AIM ज्वाइन की थी ना, तो उनके साथ क्या वादा हुआ था और हुआ क्या, एक ये है। और दूसरा उससे बड़ा नुकसान जो मैं आंखों के सामने देख रहा हूँ, ताहिर हुसैन साहब को और शिफाउर रहमान साहब को, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, उन्होंने जो ये कस्टडी पेरोल मिली है, वो खुद बोला है कस्टडी पेरोल दे दो। अच्छा, चेक करो ना ऑर्डर जाके, हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं। वरना पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब क्या कह देंगे, जाओ इनको कस्टडी पेरोल पे छोड़ दो, देखो उनकी नो ऑब्जेक्शन है कि बेल ना दो, कस्टडी पेरोल पे छोड़ दो। ये है ना, तो और कौन सा सबूत चाहिए। ये वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो शर्तें उसमें लगाई गई हैं वो बहुत सख्त शर्तें हैं कि जेल से आना जाना होगा, सुबह 6 बजे आएंगे, 6 बजे वापस जाएंगे। आपने पूरे देश में एक दो एग्जाम्पल छोड़ के पूरे देश में देखा है ऐसे किसी को बाहर आते हुए। एक वो आतंकवाद का केस बड़ा होता है या मकोका का केस बड़ा होता है, एक और भी है ना जो MLA उनके ऊपर मकोका का केस लगा दिया, बालिया ने, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के, उनकी तो नहीं हो पा रही कस्टडी पेरोल भी। ये क्या बात है। एक दो एग्जाम्पल्स को छोड़ के किसी को ऐसे कस्टडी पेरोल मिली है। इलेक्शन में हम लोग क्या, बहुत सारे लोगों ने मेडिकल लगा ली, नहीं मिली ना कस्टडी पेरोल, डेथ पे नहीं मिली। मैं कितने केस कर रहा हूँ, कस्टडी पेरोल डेथ पे नहीं मिली, शादी पे नहीं मिली, क्योंकि UAPA में प्रावधान ही नहीं है ना। प्रावधान है तो वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर ऑब्जेक्ट ना करे। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब क्यों ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, ये वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं, इनमें से तो एक शायद, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बल्कि मैं इसलिए ठीक से नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं शायद वही हैं जिन्होंने इस कोर्ट में दरखास्त लगाई थी, उसी कोर्ट में जिससे शिफाउर रहमान साहब को शायद कस्टडी पेरोल मिली है, कि महमूद प्राचा साहब का लाइसेंस कैंसिल कर दो। बार काउंसिल में मेरी शिकायत की थी, कोर्ट में अर्जी लगाई थी, और उसी कोर्ट ने, इनके प्रेडिसेसर कोर्ट जो थे, बार काउंसिल में चिट्ठी लिखी थी मेरे खिलाफ के मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दो। अब वो इतनी मोहब्बत भरे कैसे हो गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, ये भी जनता सोचे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो वो खतरा है, दूसरा ये है, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, ये अंकित शर्मा वाले केस में बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको, गवाह अपनी गवाहियों से पलट रहे हैं, एक दो गवाह अभी तक के हैं जो मेरी नज़रों के सामने आ रहे हैं, लेकिन ताहिर हुसैन साहब को नहीं पहचान रहे वो, जिनका नाम पहले से हर जगह लिखा हुआ है। दूसरे मुलजिमों को जो वो भी बेगुनाह हैं और वो गरीब लोग हैं, उनको पहचान रहे हैं। मैंने इनको देखा था मारते हुए अंकित शर्मा को। ये कौन सा तरीका है। तो ये पूरी कम्युनिटी से गद्दारी करके, को धोखा देके, बेगुनाहों को, बाकियों को फांसी के रास्ते पे डाल के एक आदमी को बचाने की डील, क्या ईमानदारी का काम कर रहे हैं ओवैसी साहब? अगर ये डील भी कर रहे हैं तो ये है सवालात। जब तक कम्युनिटीज़ हमारी जागेगी नहीं, इसी तरीके से धोखा खाते रहेंगे। फॉल्स मसीहा जो भी होंगे ना, झूठे मसीहा जब तक रहेंगे, अंजाम यही होगा। जल्लादों को मसीहा बनाओगे या जल्लादों को, जो जल्लाद हैं उनको धोखे से मसीहा मानोगे, तो यही होगा जो हो रहा है। तो एक बात उनके ज़रिए बार बार रैलीज़ में ये कही जा रही है कि कब तक दूसरों पर भरोसा करते रहोगे, अपने ही लोगों को पहुंचाना होगा ऐवानों तक, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो गैर मुस्लिमों पर कब तक भरोसा करते रहो। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी को जिताता हूँ, तो लोकसभा में तो कहीं मैं नहीं था, उसके बावजूद बीजेपी जीती। फिर आप
ये जाके तो बेवकूफ़ से बात करो तो वो जवाब देंगे। वो जिताते कैसे अभी तो बताया मैंने, पोलराइज करके। वो ताहिर हुसैन साहब को जिताने के लिए थोड़ी लगे हुए हैं, या शिफाउर रहमान साहब को जिताने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। वो इनको आतंकवादी दिखा के और उनको पोलराइज करने के लिए, जो बीजेपी और आरएसएस के कार्डर वोट्स हैं उनको पोलराइज करने के लिए, उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए कि देखो मुसलमान अपने आतंकवादियों को इलेक्शन लड़वा के जिता रहे हैं। देखो अब आप दुनिया में देखो, ये जो टीवी चैनल्स हैं ये सारे तो बिल्कुल ईमानदार है ना, पूरी ईमानदारी के साथ आरएसएस और मोदी जी और अमित शाह जी जो भी बोलते हैं वो करते हैं सर झुका के। अब आप देखो कि इस तरफ से सवाल आएगा, ये मोदी बोलते हैं ना, वो मोदी तो बोलते नहीं है, ये बोलेंगे हमारे ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब, सॉरी मोदी, और उधर से वो गाली देंगे किसको, ओवैसी, और ये लड़ेंगे एक दूसरे से। बीच में कोई है ही नहीं ना, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ ये, एक के पास 240 हैं वो जो चुनाव में चोरी की मशीनों से, और एक क्या से एक है। बीच में ना राहुल गांधी, ना केजरीवाल, ना शरद पवार, ना कोई, ना ममता बनर्जी, ना कोई, बस दो, और हम लोग सब बेवकूफ़। माता मैं कई बार देखता हूँ, मतलब हम लोग को क्या लिखा है, मैं शीशे में देखता हूँ, लिखा तो नहीं है कहीं हम बेवकूफ़, यहाँ पे सब बेवकूफ़। और मोदी कह के सबको गाली, पूरी गाली, मतलब ऐसा कर देंगे कि जैसे बिल्कुल सबसे बड़े दुश्मन हो। ना कोई ईडी, ना कोई सीबीआई, ना कोई इनकम टैक्स, ना कुछ भी नहीं। क्या चाहता है सारे एजेंसी पीछे पड़ जाए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि मोदी जी क्या गलत किया है उन्होंने जो पीछे पड़ेंगे सब? क्या गलत नहीं किया मुझे बताओ। अमानतुल्लाह साहब ने तो इतना सा किया है वक्फ में, और हमने उनके खिलाफ सबूत दे दिए। अभी मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ, 26 जनवरी को वहीं था। इनके खिलाफ तो कमरे भर जाएंगे, इतना किया हुआ है वक्फ में इन्होंने, कमरे भर जाएंगे, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ इतना चुराया है इन्होंने। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, करे मना मैं दिखाऊंगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हैदराबाद जो वक्फ की डिस्ट्रिक्ट है ना, इनकी वेबसाइट पे लिखा है 2100 एकड़ टोटल लैंड, 1700 एकड़ एनक्रोच्ड। पिछले 20-25 साल से इनका पूरी तरीके से, और इनके वालिद का पूरी तरीके से वर्चस्व है। और आप लोगों ने देखा नहीं अभी राउंड टेबल में, हा पकौड़े चाय, ऐसे जैसे दोस्त मिल के बातें कर रहे हो। और कौन कौन बैठे थे? ये तो विरोध तो कर रहे हैं वो सबसे, नहीं पूरा विरोध कर रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ। लेकिन वो जो कन्वर्सेशन पब्लिक डोमेन में राउंड कर रही है अब, जिसमें हमारे ओवैसी साहब बैठे हैं और सबसे ज़्यादा में पकौड़ा चाहे तो चलेगी ना। नहीं, अब मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि, और इनके खिलाफ तो इतना बड़ा खतरनाक हुक्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। आप केमिस्ट्री देखो, कुछ मत देखो, और सिर्फ केमिस्ट्री देखो। ये नहीं कि चलिए फॉर्मेलिटी करके बातचीत हो रही है, केमिस्ट्री देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना बेतकल्लुफी है। मुझे किसी आरएसएस वाले से ऐसे बात करते दिखा दो, उसी दिन मैं कह रहा हूं कि पूरा देश के जितने भी अम्बेडकरवादी हैं मुझे आरएसएस का एजेंट घोषित कर दें। मेरी किसी से केमिस्ट्री बन जाए, ऐसे किसी आरएसएस वाले और बीजेपी वाले से। केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं, बाकी सब भूल जाओ आप। हम जब भी आपस में मिलेंगे तो हमारे बीच में एक तनाव नजर आएगा। अगर कभी पब्लिक डोमेन में वैसे भी नजर आएंगे तो एक तनाव सा आपको विजिबली नजर आएगा, क्योंकि तनाव है ना, जबरदस्त तनाव है। हमारी जिस दिन चलेगी उस दिन हम इन सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद कराएंगे सबको। दिन कब आएगा? बहुत टाइम से कह रहे हैं। जब भी आएगा, आ रहा है, उसके एग्जाम्पल्स धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अभी मैं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस भी करूंगा। जब हमारे बैरिस्टर साहब की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब तो वो आते नहीं अदालतों में। मैं डेली करकटुमा जाता हूँ, और मुझे काम तो होते ही हैं पूरे दिल्ली के दंगों के केसेस में, जो मैं फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। सब काम छोड़ के जाता हूँ, अपने जो पेइंग क्लाइंट्स हैं उनका काम छोड़ के जाता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा एक बैरिस्टर की याद वहाँ आती है कि काश कोई मजबूत मेरा भाई बैरिस्टर जो मुझसे भी बड़ा वकील है, यहाँ अदालतों में मैं जब अकेले हाथ से लड़ रहा होता हूँ। ये तो पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, हर जगह आप उन्हें ही खड़ा करेंगे? नहीं, मैं भी तो दूसरे काम भी कर रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं अम्बेडकर मिशन चला रहा हूँ, मैं इतने सारे प्रोग्राम्स में जाता हूँ। जितना वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह टाइम देते हैं उससे ज़्यादा मैं सोशल वर्क में टाइम देता हूँ, फिर भी तो मैं वकालत कर ही रहा हूँ ना। अच्छा, इनके वालिद ने इन्हें बैरिस्टर बनाया क्यों था? पूछो पहले इनसे। क्या है ये? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है बस, बैरिस्टर भी तो है। मुझे ज़रूरत है ना, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छे बैरिस्टर की ज़रूरत है जो मेरा हाथ बटा सके, 1 और 1 11 होके हम
सफ़े पलट देंगे आरएसएस की कोर्ट के अंदर। आए मोदी जी को मैं अरेस्ट नहीं करा पा रहा, अमित शाह जी को तो मैं 100% अरेस्ट करा दूं अगर मुझे कोई अच्छा बैरिस्टर मेरे साथ मिल जाए। मुझे ज़रूरत है, आ जाएं। अगर ये सच में दुश्मनी है, दोस्त नहीं है, आए मेरे साथ, मेरी मदद करें। लेकिन ये नहीं करेंगे। करें ना। अब जैसे मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कई बार, अच्छा ये तो आप इनको क्या वैसी साहब का तो मैं चलिए वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे तो सच में अच्छे वकील की, ये इतने अच्छे, मतलब ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसे आदमी की सच में अगर मेरे साथ हो ना, तो मैं ऐसे ऐसे चमत्कार कर दूंगा कि आप लोग देख नहीं, मतलब हैरान हो जाएंगे, और पूरा हम देश जो है अदालतों के जरिए ही सही रास्ते पे डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ करते रहो, आप जो भी कर रहे हो, अदालत में आके मेरी मदद करो। तो मैं अभी जैसे ये अमित शाह जी के खिलाफ, चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ भी केस डला हुआ है। आज मुझे बड़ा दुख है, उसमें 1 हफ्ते की डेट डल गई, जो वो बाबरी मस्जिद का फैसला जो दिया था ना उन्होंने, हमने चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में केस डाल रखा है। अब कल उसकी हियरिंग थी। अब यहाँ ये जो दिल्ली दंगों के लिए एक फिल्म बन रही थी, उसको आज ही हम स्टे करा के आए। एक तरीके से उनसे अंडरटेकिंग ले ली कि हम इसको चुनाव तक और बाद तक भी रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो कल भी मैं उसी में बिजी था। वहाँ भी आरएसएस वालों ने वो भी एक बड़ा एक शर्जील इमाम नाम का एक्यूज्ड है, उसको भेज दिया। वहाँ भी आरएसएस के लोगों ने प्लांट करा दिया वहाँ पे। वो कल से आज तक इसलिए हो गया, वरना कल ही वो फैसला होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्रचूड़ साहब के केस में डेट लेनी पड़ी यहाँ पे हमें 1 हफ्ते बाद की। वो कितना अहम काम छूट गया है, क्योंकि यहाँ दिल्ली दंगों के खिलाफ 2 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो जाती, फिर वो पोलराइजेशन का मसला बन जाता। तो मुझे जेन्युइनली ज़रूरत है ना एक अच्छे बैरिस्टर की अपने साथ। आए हम दोनों मिलकर टैकल करें। कतला या मुस्तफ़ाबाद के वो लोग जो पूरी तरह से इनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या प्लानिंग है? क्या अमातुल्लाह को हरवाना चाहते हैं, उधर कांग्रेस के कैंडिडेट को मुस्तफ़ाबाद में हरवाना चाहते हैं? मेरा फॉर्मूला सीधा सीधा है, ये जो भी वोट दे बिल्कुल दे, ओवैसी साहब के कहने पे दें, बिल्कुल वोट दें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जान के दें कि ये एक, जैसे पहले शिवसेना थी ना, वैसे ये आरएसएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल दें। अब जिसे देना दें, ये मेरा कॉल है। अब मना तो नहीं है ना, मुसलमानों को कोई मना थोड़ी आरएसएस और बीजेपी को वोट देना, बिल्कुल दें। मैं कह रहा हूँ ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब की पार्टी को बिल्कुल वोट दें, लेकिन ये जान के, सोच के, समझ के कि ये आरएसएस के एक को वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी एक आरएसएस के संगठन को वोट दे रहे हैं, मेरा ये कहना है। और दूसरा, अब अगर वोट किसको देना है, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो आरएसएस और बीजेपी को ये समझते हैं कि हम जैसे लोग क्यों इनकी इतनी मुखालफत करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी 2 बातें कही थी, आरएसएस के साथ नहीं जाना कभी भी, और जनसंघ के साथ नहीं जाना। जनसंघ का आज जो शक्ल है वो बीजेपी है। तो अब मेरा वोट के लिए भी ये गुजारिश है सबसे, ये आरएसएस के संगठनों को वोट ना दें। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट जिस भी सीट पे आपको लगता है सबसे मजबूत हो, उसको वोट दें, लेकिन ये जता के दें कि तुम अहल हो या ना अहल हो, इसलिए वोट नहीं दे रहे। हम आरएसएस को रोकने दे रहे हैं और हम तुम्हारी गिरेबान पकड़ के रखेंगे अगले 5 साल तक। लेकिन आरएसएस को किसी भी संगठन को, आरएसएस के, ना तो बीजेपी को ना एआईएम को वोट ना दें, ऐसा मेरा कहना है। तो अभी आप ओवैसी को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। अभी जैसे ही मैं दफ्तर में आया, 2 आपके यहाँ सिक्योरिटी पर्सनल बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी आपको भी दे दी है, अब किसको दी जाती है सब जानते हैं। आप थोड़ा लिहाज में मेरा ऐसा शर्म करके सवाल पूछ रहे हैं। मेरा ही कॉल है वो, मेरा ही फार्मूला है ये, कि जिसको अदालत के आदेश के बगैर आरएसएस और बीजेपी, अमित शाह जी दे सकते हैं सिक्योरिटी, क्योंकि ये तो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है, दे सिक्योरिटी। वो आरएसएस का एजेंट 100% है, 99% नहीं है। तो आप भी हो गए एजेंट। अगर ये सीआरपीएफ के जो गनमैन, कमांडोज बैठे हैं मेरी सिक्योरिटी में हो, तो 100% मैं भी अमित शाह जी का मतलब वो बन गया। अब नहीं, मैं अब बुरा शब्द अपने लिए तो कर सकता हूँ ना, उनका कुत्ता बन गया मैं भी, और या आरएसएस का एजेंट बन गया, वरना नहीं मिल सकती। अब ये जो बैठे हैं बाहर, ये मेरी सिक्योरिटी नहीं है। एक कुलदीप सिंह सेंगर है ना, उनकी जो विक्टिम है, वो बच्ची भी बाहर बैठी हैं, उनकी सिक्योरिटी है, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट से दिला रखी है उन्हें। अब केंद्र सरकार और यूपी की सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि इस बच्ची के पास से सिक्योरिटी हटा ले। उसी की एप्लीकेशन ना हटाई जाए सिक्योरिटी के लिए आई है। इनके साथ 24/7 ये सीआरपीएफ के कमांडो रहते हैं। लेकिन जिस दिन कोई अदालत के आदेश के बगैर मुझे सिक्योरिटी मिल जाए,
तो मैं अमित शाह साहब का कुत्ता और आरएसएस का एजेंट होऊंगा।